नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज है संडे और संडे को मैं आप लोग को इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूं। और इंडियन पॉलिटी के पिछले क्लास में मैंने आपको पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी का जो आखिरी आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी पढ़ा दिया था। और इसी के साथ में हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। अब जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको पार्ट 5 के आगे से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन आज की क्लास में अब तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में जितना पढ़ा है, मतलब कि अब तक हम लोगों ने जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक पढ़ा है, मैं आपको आज की क्लास में वो सारे के सारे आर्टिकल एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। मतलब ये है कि आज की क्लास में मैं आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तक के सारे आर्टिकल को रिवाइज करा दूंगा। मैं ज़्यादा डिटेल में सारे आर्टिकल को आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि वन लाइनर के तौर पे आपको इन सबको, मतलब इन सबके मेन टॉपिक क्या है, इन सबके मेन कंटेंट क्या है, वो सब बताता जाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आता है पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर स्टेट और यूटी के बारे में दिया हुआ है और ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक का है। आर्टिकल 1 के अंदर जो भी नाम है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, वो सारे दिए हुए हैं। इसके बाद में है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के अंदर कोई भी नया स्टेट जिसको भारत में जोड़ा जाएगा उसके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद में है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत के जो भी स्टेट हैं उनका नाम चेंज किया जा सकता है, उनकी बाउंड्री चेंज की जा सकती हैं, उनका एरिया चेंज किया जा सकता है। ये सब हमारे आर्टिकल 3 के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद में है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब भी आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस आएंगे तो उसके साथ में पहले और चौथे शेड्यूल के अंदर भी बदलाव किया जाएगा। तो ये तो था हमारा पार्ट 1। इसके बाद में आता है पार्ट 2, जो कि है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के ऊपर। पार्ट 2 का पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जब से संविधान लगा है तब से नागरिकता होगी, और भी थोड़ी बहुत डिटेल दी हुई है इसी आर्टिकल के अंदर। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है, मतलब आर्टिकल नंबर 6 उन लोगों के ऊपर है जो कि पाकिस्तान को माइग्रेट कर गए थे भारत से। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 उन लोग के ऊपर है जो कि माइग्रेंट थे पाकिस्तान के, लेकिन अब वो इंडिया में लौटना चाहते हैं, तो उसके ऊपर है आर्टिकल 7। इसके बाद में है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 उन लोगों के ऊपर है जो कि भारत के नागरिक थे, लेकिन अब उनको बाहर की नागरिकता मिल गई है और वो फिर से भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो उसके ऊपर है आर्टिकल 8। इसके बाद में है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है वो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर वो लेता है तो उसे वो छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद में है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है कि जो लोग नागरिक हैं भारत के, वो भारत के नागरिक रहेंगे, लेकिन पार्लियामेंट द्वारा जो भी बदलाव किया जाएगा सिटीजनशिप लॉ में, उन सबका पालन भारत के हर नागरिक को करना होगा। ऐसा हमारा आर्टिकल 10 में दिया है। इसके बाद में है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि जो सिटीजनशिप लॉ है इसको वो रेगुलेट कर सकता है, मतलब इसको वो चला सकता है। तो ये तो थे हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके बाद में आता है पार्ट 3। तो हमारे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 12 से शुरू होकर आर्टिकल 35 पे खत्म होते हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी। आर्टिकल 13 में ये कहा गया था कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट के लिए बना है और वो पहले से, मतलब संविधान के होने से पहले से चला आ रहा है, तो वो चलता रहेगा आगे। लेकिन अगर उस कानून से हमारे मौलिक अधिकारों को कोई हनन पहुंचता है तो उस कानून को हटा दिया जाएगा। इसके बाद में आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के धर्म, किसी के रेस, किसी की जाति, किसी के लिंग पर, या फिर कि वो किस स्थान पर पैदा हुआ है इसको लेकर। और उसके बाद में हमारा ये जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 ये कहता है कि इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें बराबर का मौका दिया जाएगा हर व्यक्ति को। इसके बाद में आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को हटाने की बात कही गई है। और आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स,
यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपने ओहदे को, एक अरे ओहदा कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार के टाइटल को नहीं लगाएगा। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 19 जिसमें राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है। फिर है आर्टिकल नंबर 20 जिसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन के बारे में बताया गया है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 21 जिसमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताया गया है। फिर है आर्टिकल नंबर 22 जिसमें कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 23 जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है। आर्टिकल नंबर 24 जो कि हमारा चाइल्ड लेबर के ऊपर है। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल 25 में सभी को अधिकार दिया गया है कि वो अपने मन से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। फिर है आर्टिकल 26 जिसमें ये कहा गया है कि आपको धर्म का पालन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अंदर रहकर करना होगा। उसके बाद में है आर्टिकल नंबर 27 जो कि ये कहता है कि आपको धर्म के नाम पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद में आर्टिकल 28 जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर धर्म को लेकर पढ़ाई कराई जाएगी या फिर नहीं कराई जाएगी उसके ऊपर है। इसके बाद है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। इसमें आर्टिकल 29 आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी लिपि भाषा को बनाए रख सकते हो, उसको कंजर्व कर सकते हो। इसके बाद में आर्टिकल 30 सभी माइनॉरिटीज़ को यह अधिकार देता है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 31 होना चाहिए लेकिन वो हट चुका है। तो इसके बाद में है आर्टिकल 32 जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहा गया है। और 32 में आपने सारे रिट्स के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से हमारे 5 रिट होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, इन सब के बारे में। फिर है आर्टिकल नंबर 33 जिसमें कि जो आपके फंडामेंटल राइट है उस पर जो रिस्ट्रिक्शन किसी ने मतलब किन किन लोगों के फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा उसके ऊपर है। फिर है आर्टिकल नंबर 34 जो कि मार्शल लॉ के बारे में बता रहा है। और आखिरी है आर्टिकल नंबर 35 जो कि पार्लियामेंट को यह अधिकार दे रहा है कि वो अनुच्छेद 16 का 3, 32 का 3, 33 और 34 के लिए नियम कानून बना सकता है। इसके बाद में है पार्ट 4 जो कि है डीपीएसपी जिसका कि फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। इसकी शुरुआत आर्टिकल 36 यानी कि अनुच्छेद 36 से होती है। आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी है और ये जो डेफिनेशन है ये हमारे आर्टिकल 12 में दी हुई डेफिनेशन जैसी है, मतलब सेम है दोनों की डेफिनेशंस। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 ये कहता है कि जिस तरीके से हमारा पार्ट 3 सुप्रीम कोर्ट द्वारा यानी कि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्फोर्स थे, तो ये जो पार्ट है ये किसी भी कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं होगा, बल्कि इसमें जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं वो सबके सब वॉलेंटरी हैं। हाँ, जब स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो उसको इसमें दिए हुए आर्टिकल्स का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए और लोगों के लिए इसमें जो आर्टिकल दे रखे हैं वो बहुत ही सही हैं। तो जब भी कोई स्टेट पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी बनाते वक्त इस पार्ट में दिए हुए आर्टिकल्स का उसको ध्यान देना है। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 ये कहता है कि जो स्टेट है वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगा कि वो सोशल ऑर्डर और पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करे। इसके बाद में है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ये कहता है कि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो कि कुछ चीज़ों का ध्यान दे। वो कुछ चीज़ें क्या है, वो हैं जैसे कि सभी लोग अपनी जीवनचर्या के लिए जो पैसे हैं वो कमा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, जो ओनरशिप है मटेरियल रिसोर्सेज की वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है कि सबको उसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो वेल्थ है, जो पैसा है वो किसी एक जगह पे इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, जो स्त्री पुरुष हैं उनको उनके बराबर काम का बराबर वेतन दिया जाना चाहिए, और जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो किसी ऐसे व्यवसाय में ना चले जाए जो कि उनके लिए सही नहीं है, और ये सब उनको उनके इकोनॉमिक परेशानियों के कारण करना पड़े। और उसके बाद में जो आखिरी पॉइंट था वो इसमें ये था कि जो हमारे देश का बढ़ता हुआ यूथ है उसको मतलब उसका शोषण ना हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और उसे जो मटेरियल्स चाहिए उससे उसको अबैंडन ना किया जाए। इसके बाद में है आर्टिकल 39 का ए। आर्टिकल 39 का ए कहता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। मतलब ये है कि सबको बराबर जस्टिस दी जाएगी, और जो लोग लीगल एड यानी कि जो लोग वकील को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनको सरकार खुद वकील प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद में है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो विलेज पंचायत होती है उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है। इसके बाद में है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41
सभी के काम के बारे में कहती है कि मतलब ये है कि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि सभी को काम मिल सके और कुछ केसेस में लोगों को मुहैया सहायता भी मुहैया करानी है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही बूढ़ा है तो उसको वृद्धा पेंशन मुहैया करा दी गई। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 42 ये कहता है कि कोई भी वर्कर कहीं पे भी काम हो रहा है तो उसके साथ में ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए और साथ ही में मैटरनिटी लीव के बारे में भी इसी आर्टिकल के अंदर बताया गया है। इसके बाद में है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 ये कहता है कि इसमें लिविंग वेजेस की बात करी गई है। ये कहता है कि जो वर्कर्स हैं उनको इतना पैसा दिया जाना चाहिए कि वो अपनी जीवनचर्या चला सकें। इसके बाद में है आर्टिकल 43 का ए। आर्टिकल 43 का ए ये कहता है कि जो इंडस्ट्री का मैनेजमेंट है उसमें हमारा जो मतलब जो भी हमारे वर्कर्स उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 45 जो कि फ्री एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों के लिए दी जानी चाहिए, उस पर बात करता है। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 46 जो कि कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं और जो वीकर सेक्शन है हमारे समाज के, जो पिछड़ा वर्ग है हमारे समाज का, उसके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रमोशन होना चाहिए, मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए। और इसके बाद में है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 ये कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने स्टेट में रह रहे लोगों का जो न्यूट्रिशन है, जो पालन पोषण है, उसके स्टैंडर्ड में और उनके लिविंग स्टैंडर्ड में बढ़ावा करे, बढ़ोतरी करता रहे और उनकी बेहतरी करता रहे। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 ये कहता है कि जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइज करेगा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को, मतलब जो कृषि होता है और जो पशुपालन होता है उसको ऑर्गेनाइज करेगा उसे, और साइंटिफिक टर्म से उसका डेवलपमेंट करेगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 48 में। इसके बाद है आर्टिकल 48 का 48 का ए। 48 का ये कहता है कि जो स्टेट है वो सेफ गार्ड करेगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारी जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है उसको। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49 ये कहता है कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे धरोहर हैं पुराने, उनकी प्रोटेक्शन करेगा स्टेट। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 ये कहता है कि ये जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करेगा, मतलब ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 ये कहता है कि जो स्टेट है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। और इसके बाद में इसी पार्ट यानी पार्ट 4 में एक छोटा सा हिस्सा जोड़ा गया था जिसको नाम दिया गया था पार्ट 4A। और पार्ट 4A में हमारा एक ही आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल नंबर 51 का ए। और 51 के अंदर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का। और अगर आपको ये सारे आर्टिकल्स डिटेल में पढ़ने हैं, अगर आपको इन आर्टिकल के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो जिनमें मैंने डिटेल में जाके इन सभी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।